Hello, my dear children. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. And my dear student, today we will discussing about nationalism in India, a new chapter of history, class 10th. In this chapter, we will discuss of the following content. Firstly, First World War and Khilafat and non-cooperation movement, differing strands within the movement, civil disobedient movement, the sense of collective belongingness. Then, first of all, I introduce you what is nationalism. What is nationalism? Nationalism is loyalty and devotion to a nation. नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है. नेशनलिज्म जो है एक मतलब नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति लॉयल्टी दिखाना और अपने देश के प्रति डिवोटेड होना, यानी कि अपना डिवोशन दिखाना ही लॉयल्टी है. अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति जज्बात दिखाना ही जो है नेशनलिज्म है बेटा. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and the study the non-cooperation movement and civil disobedience movements. We will learn that how different social groups participated in the movement. Then, first of all, the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. What is the First World War? First World War जो था बेटा, कब स्टार्ट किया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ था बेटा. एंड देखो 1914 में स्टार्ट हुआ, ये आपने याद रखना है. 1918 तक चला था. और उस समय क्या था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस समय जो थे हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर काम कर रहे थे. और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मोस्टली जो एक्सपेंडिचर था किसके ऊपर हो रहा था बेटा? डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जा रहा था. और इंडिया के लोगों से टैक्स वसूल किया जा रहा था, यानी कि इंडिया के लोगों का जो पैसा था वो डिफेंस पे खर्च किया जा रहा था. और उनके हुए ऊपर ही टैक्स जो है इंक्रीज़ किया जाता था, टैक्स जो है इम्पोज किया जा रहा था. इनकम टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड. इनकम टैक्सेस जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे. कस्टम ड्यूटी जो थी बेटा, जो वस्तुएं आ जा रही थी उनके ऊपर भी जो थे बेटा वो भी इंक्रीज़ कर दी गई थी. लेकिन इसके बाद भी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ा था. उनको लगा था कि वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, हम अपने घर में जाएंगे, खेतों में काम करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जिएंगे. लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है ना. उसी दौरान ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही जो क्रॉप थी फेल हो गई. क्रॉप फेल क्यों हुई? बहुत सारे जो है बेटा पैटमिक्स वगैरह और जो फेमाइंस वगैरह आए, जिसकी वजह से जो फसलें थी वो तबाह हो गई. और जो इंडियन जो पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया. उनके पास खाने के लिए फूड प्रोडक्ट्स भी नहीं थे बेटा, ठीक है. एंड दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, और जिसकी वजह से फूड की जो है वो शॉर्टेज हो गई थी बेटा, ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ? थ्रू द वॉर ईयर्स इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 and 1918, leading to the extreme hardship for the common people. 1913 से 1918 के दौरान बहुत ज़्यादा जो नुकसान था, बहुत ज़्यादा जो हार्डशिप था वो कॉमन पीपल को झेलना पड़ा था. और पीपल होप दैट हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर. उनको लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही जो हमारी हार्डशिप है वो ख़त्म हो जाएगी. बट ऐसा नहीं हुआ. बट दैट डिड नॉट हैपन. ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? वही बात है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार के दौरान एक तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था और फूड प्रोडक्ट की कमी हो रही थी. दूसरा जो था बेटा, क्रॉप जो है वो फेलियर, यानी कि उस समय फेमाइन आया जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो भी फेलियर हो गई बेटा, ठीक है. और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा जो कर्जे में डुबा दिया. आफ्टर दैट क्या आया? आइडिया ऑफ सत्याग्रह. आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह से ही पता चलता है बेटा कि सत्याग्रह है कि इसमें
Satyagraha is an idea by which a fight for true cause or against injustice is fought without any violence. सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया है जिसमें जो है जो फाइट की जाती है उसके लिए कारण जो है वो सच्चा होना चाहिए, और ये जो फाइट की जाती है वो इनजस्टिस के खिलाफ होती है, और किस मेथड से की जाती है, यानी कि वायलेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती, हथियार बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते, विदाउट वायलेंस जो है फाइट करना सच्चे कॉज के लिए, इनजस्टिस के लिए, वो है सत्याग्रह बेटा। ओके। एंड महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915। महात्मा गांधी जो थे 1915 में भारत वापस आ गए थे बेटा। और कहाँ गए हुए थे वो? साउथ अफ्रीका गए हुए थे बेटा। साउथ अफ्रीका क्या करने गए हुए थे वो? लॉयर, मतलब जो है वो लॉयर बनने गए थे, तो लॉयर बन के वो वापस आ गए थे बेटा। ही इंट्रोड्यूस इस कंसेप्ट ही स्टे इन साउथ अफ्रीका। ये सारा जो कंसेप्ट था उन्होंने साउथ अफ्रीका से ही शुरू किया था। ही ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रह इन इंडिया। बहुत सारे उन्होंने सत्याग्रह जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो है बेटा वो कब? 1916 में जो है बेटा वो किया गया था। 1916 में ये चंपारण यानी कि बिहार के ज़िले में ये शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि ये जो है 19 अप्रैल 1917 में जो है वैसे शुरू किया गया था, और ये 1 साल तक चला था। ये किस लिए शुरू किया गया था कि जो किसान थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बेटा क्या कहती थी कि नील की खेती करो, यानी कि खाने वाले पदार्थों को ना उगा के वहाँ पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और उस समय जो थे बेटा जो राजकुमार शुक्ला और संत राउत, राम कुमार शुक्ला और संत राव जो थे बेटा वो लखनऊ गए थे महात्मा गांधी जी को मिलने के लिए, उनको अपनी व्यथा सुनाने के लिए कि ये सब जो है हम झेल रहे हैं, हम अपनी भूमि के ऊपर नील की खेती करने के लिए मजबूर हो गए हैं जी, और हमारे ज़मीन के ऊपर जो है फूड प्रोडक्ट्स हम नहीं उगा सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आ रही हैं बेटा। तो फिर गांधी जी को उन्होंने आग्रह किया कि आप चंपारण चलो, लेकिन गांधी जी ने उस समय जाने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत बिजी थे। लेकिन फिर भी राजकुमार शुक्ला और संत राव जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ मैं आऊँगा, लेकिन फिर मतलब वो गए, उनके आग्रह करने पर वहाँ गए। तो ये जो चंपारण में जो मूवमेंट था, महात्मा गांधी जी के साथ उनके बहुत सारे अनुयायी थे, जैसे कि उनको मानने वाले थे। कौन कौन से थे उनके साथ? एक तो थे ब्रज किशोर, ठीक है, ब्रज किशोर थे, एक राजेंद्र प्रसाद जी थे, नारायण सिन्हा जी थे, और राम नवमी प्रसाद जी थे, JB कृपलानी थे। इतने सारे लीडर जो थे वो मतलब जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो है किसानों की मदद की थी बेटा। और ये उनको लगा, महात्मा गांधी ने जब वहाँ पर चंपारण में गए उन्होंने बहुत कुछ देखा कि चंपारण गांव में जो किसान है वो नील खेती करने में मजबूर क्यों है? क्योंकि वो अनपढ़ हैं। तो अनपढ़ता की वजह से वो अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में, और वो फोर्सफुली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर स्कूल भी खुलवाए थे ताकि जो लोग हैं वो पढ़ सकें और वो अवेयर हो सके बेटा, ठीक है। ये था चंपारण सत्याग्रह। और नेक्स्ट जो था अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी बेटा 1918 में हुई थी। और ये जो स्ट्राइक थी ये किस लिए हुई थी बेटा? ये इसलिए हुई थी क्योंकि ये जो अहमदाबाद में जो हुई थी, कारण क्या था कि जो उस समय प्लेग फैल गया था, बीमारी होती है बेटा, जिसकी वजह से जो मिल वर्कर्स थे वहाँ से जाने लगे। और लेकिन जो मिल वर्कर्स वर्कर्स वो जाने लगे, और जो मिल ओनर थे उन्होंने उनको रोकने के लिए बोला कि आपको प्लेग बोनस दिया जाएगा। और कुछ समय तक तो उनको वापस लाने के लिए प्लेग बोनस देते गए जो ओनर थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब प्लेग की बीमारी कम होने लग गई तो वो जो बोनस था वो वापस ले लिया। और तो फिर जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं भी, हमें तो बोनस मिलना चाहिए और वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए बेटा, ठीक है।
और फिर इसके साथ जो लेकिन गांधी जी जो थे पहली बार वहाँ पर अनशन किया था उन्होंने, मिल वर्कर्स के लिए उनका साथ देने के लिए, उनकी वेतन में वृद्धि करने के लिए, उनको बोनस दिलाने के लिए वहाँ पर पहली बार जो है वो अनशन पे बैठे थे। और इनके साथ जो थी, जो लीडर थी और जो महात्मा गांधी के साथ, वो थी अनसुईया बेन। कौन थी बेटा? अनसुईया बेन। ठीक है, अनसुईया बेन जो थी वो भी उनके भाई थे सारा भाई। सारा भाई जो थे सॉरी अम्बा लाल जो थे उनके भाई थे, और वो भी कौन थे? मिल ऑनर थे बेटा। ठीक है, तो वो भी चाहती थी कि मिल वर्कर्स को जो है बोनस मिलना चाहिए, और उनको उनके जो वेजेस हैं उनमें भी वृद्धि होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये था अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक के बारे में मैंने आपको बताया। ये देखो सत्याग्रह के जो इमेजेस जो हैं वो आपको शो हो रही हैं। ये सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ हो गए थे, महात्मा गांधी के साथ, जब वो मतलब अनशन पे बैठे थे। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था बेटा? The act authorized the British officers to imprison any Indian political leader for 2 years without any trial। ये एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये हक दिया गया था, ये राइट दिया गया था कि वो किसी भी इंडियन लीडर को, है ना, शक की बेबुनियाद के ऊपर, मतलब ऐसे 2 इयर्स के लिए वो इम्प्रिजन में डाल सकते हैं। मतलब बिना कोई इतला किए, बिना कोई उनको कारण बताए, उनको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। तो एम के गांधी जो थे केम आउट विद रोल्ट सत्याग्रह इन 1990, यानी कि वो इनके साथ आए थे, रोल्ट एक्ट में भी थे। और शॉप उस समय क्या हुआ, इसी दौरान रोल्ट एक्ट के दौरान क्या हुआ, शॉप्स वर क्लोज डाउन, जो दुकानें थी बंद हो गई थी। रैलीज वर ऑर्गेनाइज, बहुत सारी जो रैलीज है थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। जो लोग थे वो भी स्ट्राइक के ऊपर चले गए थे बेटा। वो उनको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही, लीडर्स को ऐसे ही इम्प्रिजन में डाल दिया गया, उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को बताया नहीं गया, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मतलब उनको पता ही नहीं चला कि उनके घर वाले कहाँ गए हैं, जबकि वो जेल में बंद कर दिए गए थे बेटा। तो इस वजह से बहुत सारी जो है रैलीज ऑर्गेनाइज की गई थी। रोल्ट एक्ट फिर क्या हुआ, टू क्रश द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ। देखो बेटा, रोल्ट एक्ट जो मूवमेंट थी, जब वो लोग कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको कुचलने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मूवमेंट को उन्होंने मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज कर दिया। इसके मतलब एक तरह से कर्फ्यू होता है कि वो बिना कोई इतला, मतलब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी जो है इंडियन जो है बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, सड़क पे नहीं आ सकता बेटा, बाहर नहीं आ सकता। तो इसके बारे में भी बहुत सारे जो लोग थे वो अवेयर नहीं थे। ठीक है, इस मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था उनको बेटा। तो इसके लिए एक जनरल डायर जो है, इसकी जो कमांड थी रोल्ट एक्ट की, जो उसके बाद जो है बेटा ये जो कमांड जो थी जनरल डायर को सौंप दी गई थी। और उस दिन क्या था कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाला दिन था। और बैसाखी वाले दिन में अमृतसर में ही जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर है एक, तो वहाँ पर बैसाखी का फेयर लगता था हमेशा। तो लोग वहाँ पर गए, और वहाँ पर कुछ लोग जो है, मतलब हज़ारों की गिनती में लोग वहाँ पर इंजॉय भी कर रहे थे। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी। ठीक है, कोई तो बैसाखी मेला इंजॉय करने गए थे, और कुछ जो है वैसे ही जो है शांतिपूर्ण जो है बैठक करने गए थे, मतलब जो है फ्रीडम के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए बेटा। ठीक है, तो उस समय जो था जनरल डायर उस समय एंटर किया उसने, और जो लोग वहाँ पर गए थे उनको मार्शल लॉ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था बेटा कि क्या है ये। तो जब जनरल डायर अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि उस जलियांवाला बाग का जो अंदर एंटर करने का और बाहर निकलने का एक ही गेट था, और बहुत छोटा था, और दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब हम उसको फांद नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने अपने साथी को बोला कि डोर क्लोज कर दो। जैसे डोर क्लोज हुआ तो उसने क्या किया, ओपन फायर करने लगे वो क्राउड के ऊपर। और हंड्रेड्स ऑफ इंडियन डायर, हंड्रेड्स के करीब नहीं, 1000 के करीब जो है जो इंडियन पीपल जो थे वहाँ पर मारे गए थे। इंडियन स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब इतने तिलमिलाए लोग, इतने ज़्यादा गुस्से से भरे हुए लोगों ने क्या करना था, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, कि क्योंकि उन्होंने उनके रिश्तेदारों को मारा था बेटा। ठीक है,
उन इंडियन पीपल को मारा था। दिस वायलेंस फोर्स टू स्टॉप द मूवमेंट। अब ये जो अब जो मूवमेंट चल रहा था, तो ये जो वायलेंस थी जिसकी वजह से जो मूवमेंट जो था वो स्टॉप हो गया था बेटा। देखो बेटा, ये है जलियांवाला बाग। इसमें जो आपको स्क्वायर शेप में, ये जो स्क्वायर शेप में आपको बेटा नज़र आ रही हैं, ये गोलियों के मार्क हैं और बहुत ज़्यादा, यानी कि ये जो एक बिल्डिंग है, अब तो ये बड़ा टूटी फूटी है और पुरानी सी हो चुकी है, लेकिन इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो आपको दीवारों के ऊपर जब आप जाओगे जलियांवाले बाग में, तो एक तरह से अलग तरह से अनुभूति होगी आपको। आपकी जो फीलिंग, पैट्रियोटिक फीलिंग है ना, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि इतने लोग यहाँ पर मारे गए हैं। वहाँ पर एक जो कुआं बना हुआ है, उसको एक समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। उसके ऊपर लोग अपना माथा निवाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो है जलियांवाले बाग की आपको इमेज शो हो रही है। यहाँ पर देखो, ये जनरल डायर के जो साथी हैं, यहाँ पर किस तरह से अंधाधुंध जो है वो फायरिंग कर रहे हैं इंडियन पीपल के ऊपर। और ये जो है दृश्य जो है बेटा आपको दिखाया जा रहा है, ये जलियांवाले बाग का है बेटा। देन ये जो इमेज है, ये जनरल डायर की इमेज है बेटा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी रोट अ बुक हिंद स्वराज। गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा है, उनकी बुक का नाम है हिंद स्वराज बेटा। इन विच ही रोट दैट इफ इंडियन स्टार्टेड टू नॉन कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, देन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट इन 1 ईयर। गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा है कि अगर जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करें, तो 1 साल में ही उनको आज़ादी मिल सकती है बेटा। टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर, गांधी जी मैट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। गांधी जी ने कहा कि ओनली हिंदू ही जो हैं वो आज़ादी नहीं लेके आ सकते। जब कि हिंदू और मुसलमानों में एकता नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तब तक जो है हमें आज़ादी नहीं मिल सकती बेटा। तो इस वजह से वो मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनके दोनों ब्रदर थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की कि आप अपने जो है आप भी मतलब यूनाइटेड हो हमारे साथ, ताकि हम फ्रीडम के लिए जो लड़ाई है, वो फाइट जो है वो लड़ सके बेटा। फर्दर द मूवमेंट वाज रीनेम्ड एज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। ये बुक का जो है फ्रंट पेज है हिंद स्वराज का, जो गांधी जी ने लिखी थी बेटा। और डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, अब अलग अलग डिफरेंट स्टैंड कौन कौन से लिए गए। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो नाम दिया गया था, इसको जो लॉन्च करने वाले थे कौन कौन से थे, एक तो महात्मा गांधी, दूसरे जो थे दोनों ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली बेटा। लॉन्च इन जनवरी 1921। ये जो मूवमेंट थी 1921 में लॉन्च की गई थी। मैनी सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे जो अलग अलग ग्रुप जो थे, सोशल ग्रुप, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे, यानी कि हर एक ने जो स्वराज का मीनिंग लिया था, मतलब कि इंडिपेंडेंस का मीनिंग जो था, हर एक तबके के लोगों ने अलग अलग लिया था बेटा, हर एक कम्युनिटी के लोगों ने अलग अलग लिया था, है ना। तो ये जो आपको इमेजेस शो हो रही हैं, ये किसकी है बेटा, ये दोनों मुस्लिम भाइयों की हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली की हैं। द मूवमेंट इन टाउन, ये जो मूवमेंट था ये टाउन में शुरू हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे इंडियन, उन्होंने अपने स्कूलों को छोड़ दिया। एंड हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइन, हेड मास्टर एंड टीचर्स ने भी अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने भी अपनी जो कानूनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी देनी छोड़ दी थी। एंड फॉरेन गुड्स वर बायकॉट, और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था। एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर, और उस समय क्या हुआ, इतनी ज़्यादा मतलब लोगों में पैट्रियोटिक फीलिंग आ गई थी कि उन्होंने जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट इन टाउन्स, जो ये मूवमेंट थी वो टाउन्स में स्लो हो गई थी। क्यों हो गई थी बेटा,
पहले तो स्टार्टिंग में ठीक थी, लेकिन फिर बाद में स्लो क्यों हो गई थी? क्योंकि जो कपड़े जलाए जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया में बनाया जाने वाला कपड़ा है वही पहनेंगे। तो उस समय खादी कपड़ा था, तो खादी क्या था, बहुत महंगा कपड़ा था, और उसको जो कॉमन पीपल थे वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, उस समय लोगों अवेयर नहीं थे, लोगों में जो सूचनाएं दी जाती थी, इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, पूरी नहीं दी जाती, तो इसलिए लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन की वजह से भी ये जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो गया था। रिबेलियन इन कंट्री साइड। अब कंट्री साइड मतलब विलेजेस में, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस में भी ये शुरू हो गया था। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंड रोड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। देखो जो पीजेंट थे वो क्या कर रहे थे, एक तरह से बेगार का काम कर रहे थे, विदाउट पेमेंट लैंड लोन के फॉर्म में काम कर रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो रिबेलियन थी वो गांव से शुरू हो गई थी। एंड बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेट अप ओथ किसान सभा। उन्होंने बाबा रामचंद्र जो थे वो भी एक तरह से बेगार में ही एक पीजेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किसान सभा का आयोजन किया गया। दे डिमांडेड टू अबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम। उन्होंने क्या कहा कि बेगार सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। बेगार मतलब क्या होता है कि किसी से आप काम करवाते हो, लेकिन आप उसको काम करने के बदले में उनको कोई भी वेजेस नहीं देते हो बेटा, तो उसको बोलते हैं बेगार। विदाउट पेमेंट जो काम कराया जाता है उसको बेगार बोलते हैं। मैनी पीपल मिस इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ गांधी। देखो बहुत सारे जो लोग जो थे गांधी जी के आइडिया से वो मतलब जो है नाखुश भी थे, और जो थे मतलब मिस इंटरप्रेटेड थे बेटा। ये गांधी जी और गांधी जी की तस्वीर, सॉरी जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है बेटा। स्वराज इन प्लांटेशन। अब स्वराज इन प्लांटेशन का जो था, मैंने आपको बोला था कि हर एक कम्युनिटी के लोगों ने अलग अलग जो था स्वराज का मीनिंग लिया था। अब प्लांटेशन ने स्वराज का मीनिंग क्या लिया? द गवर्नमेंट हैड पास द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट of 1859 under which plantation workers were not permitted to leave their field। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट पास किया। एक्ट के दौरान क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो बिना मालिक को इतला किए वो घर में मतलब जो है वो खेत छोड़ के नहीं जा सकते। वर्कर्स इंटरप्रेटेड द गांधी वर्कर्स चाहते थे कि गांधी राज आए, ठीक है, ताकि हमें इस तरह के जो काम से छुटकारा मिले और इस तरह के जो हमारे ऊपर फोर्सफुली